स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, और इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, अब देखिए यहाँ से इसको समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे फिजिक्स में जितने सारे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें पूरा इसका यूज होगा। कभी भी कहीं भी अचानक ये जो टॉपिक जो है उसमें इंटर कर जाएगा। ठीक है, तो इससे बढ़िया से समझना इसको ज़रूरी है। तो देखिए, जैसे हम लोग किसी भी दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे मान लिया 4 × 3 हमने किया, 4 × 3, तो क्या होता है, यहाँ 12 आया। तो जब हमने 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 12 आया। ठीक है ना, तो ये जो 12 आया ना, तो 12 को ही कहेंगे प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया, जो रिजल्ट आया, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, है ना। तो उसी तरह से यहाँ पे क्या है कि जब दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आएगा इसके अनुसार, ये जो गिवन टॉपिक है उसके अनुसार, दैट विल बी अ स्केलर क्वांटिटी। दैट मीन्स द प्रोडक्ट विल हैव अ मैग्नीट्यूड ओनली। ठीक है, द प्रोडक्ट विल हैव अ मैग्नीट्यूड ओनली एंड इट हैज़ नो डायरेक्शन, उसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो इसी को स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स कहते हैं। मतलब यहाँ पर ऐसा है ना कि जब दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब यहाँ देखिए क्या है कि एक नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है वो नंबर आया है, मतलब केवल मैग्नीट्यूड आया है, वैल्यू आया है। लेकिन अभी हम लोग क्या देखेंगे कि एक वेक्टर को जब दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है, दो तरीका है। पहला तरीका में क्या होता है कि एक वेक्टर को जब दूसरे वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है, वो जो रिजल्ट आता है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। और दूसरा तरीका है कि एक वेक्टर को जब दूसरे वेक्टर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है, जो रिजल्टेंट आता है या जो प्रोडक्ट आता है, वो भी क्या होता है, वो भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, तो उसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग यहाँ देखते हैं, ध्यान समझिएगा, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइएगा, जहाँ भी दिक्कत है वहाँ आपको सवाल करना है ना, और इसके बाद मैं बताऊँगा तब आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, साथ साथ मैं लिखते भी जा रहा हूँ, आप साथ साथ नोट्स भी बनाते जाइएगा, सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू। ठीक है, तो यहाँ ऐसा लिखते हैं कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर A and vector B is defined as ऐसे लिखेंगे, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू AB cos थीटा। ठीक है ना, तो इसको जो है ना ऐसे डिफाइन किया गया है। मतलब यहाँ देखिए डिफाइन किया गया बोलने का मतलब यहाँ ऐसा हुआ, समझिएगा ध्यान से, कि मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया है, देखिए यहाँ पर वेक्टर साइन हमने नहीं दिया है, यहाँ भी वेक्टर साइन नहीं दिया है, मतलब A इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A मल्टीप्लाइड बाय B इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B एंड cos थीटा, थीटा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। और सो व्हाई cos थीटा इज़ यूज्ड हियर, यहाँ cos थीटा क्यों यूज किया गया है, तो आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे इसको डिटेल से, मैं बताऊंगा कि cos थीटा को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, cos थीटा को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मैंने बोलने का मतलब ऐसा हुआ कि मल्टीप्लाई करें A डॉट B या B डॉट A, दोनों ही केस में ये सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना, दैट्स वाई cos थीटा हैज़ बीन यूज्ड हियर। ठीक है, सो यहाँ इसको ऐसे लिखेंगे, आगे मैं बताता हूँ कैसे cos थीटा का यूज करने से क्या हुआ, sin थीटा का यूज करने से क्या हो जाता है। sin थीटा डायरेक्शन बतलाता है ना, sin थीटा में जो हम लोग आगे जानेंगे कि sin थीटा से डायरेक्शन पता चलेगा, कैसे पता चलेगा वही मैं बताता हूँ। पहले हम लोग समझते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप, तब आपको और क्लियर होगा, है ना। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले ये लिखेंगे कि वेयर A इजकल टू हो जाएगा क्या, वेयर A इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, B क्या हो जाएगा, तो B इज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B। अच्छा, थीटा क्या हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल A इंडिकेट करता है। ठीक है ना,
तो अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं ज्योमेट्रिकली आखिर एक क्या बतला रहा है ना। मैंने ये जो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है ज्योमेट्रिकली क्या इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा लिखते हैं सबसे पहले, इसको और अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिखते हैं। देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। ठीक है ना, यहाँ देखिए इसे डॉट से हम लोग इंडिकेट करते हैं, मैंने स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को डॉट से इंडिकेट करते हैं। दैट्स वाई दिस प्रोडक्ट इज ऑल्सो नॉन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है ना। सो ज्योमेट्रिकली क्या इंडिकेट करता है, तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं देखिए ऐसा है, ए है वेक्टर ए, इस तरह से देखिए ऐसे, और ए हो गया वेक्टर बी, समझिएगा बढ़िया से। ठीक है, यहाँ ओ है, मान लेते हैं यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, और ए हो गया, ये वेक्टर ए हो गया, और ए हो गया वेक्टर बी, माने ये पूरा हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर ए। ठीक है ना, और ए हो गया दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो यहाँ कुछ ऐसा करते हैं, समझिएगा, यहाँ ऐसा लिख देते हैं कि लेट वेक्टर ओ पी रिप्रेजेंट्स वेक्टर ए एंड ओ क्यू रिप्रेजेंट्स वेक्टर बी। सो यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं, देखिए क्या होता है, यहाँ से परपेंडिकुलर डालते हैं। यहाँ तो परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में अब एक नया नया चीज़ समझना है, नए नए टर्म्स को हम लोग समझना है, हालांकि पहले भी आपने सुना होगा, है ना। तो थोड़ा सा हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं। देखिए जैसे इस तरह को मैं बता रहा हूँ, एक मिनट। जैसे देखिए मान लिया ये वेक्टर ए और वेक्टर बी इस तरह से, वही चीज़ अभी मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से अगर है तो इसको समझ लेते हैं, मान लिया बेस लाइन है, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, समझिएगा बढ़िया से, ये वेक्टर ए है और ये दूसरा है वेक्टर बी। इमेजिन कीजिए कि ऊपर से डायरेक्टली, है ना, परपेंडिकुलर मैंने, या इस पे ये जो बेस लाइन हमने माना है, इसके ऊपर से डायरेक्टली लाइट आ रहा है। तो लाइट आ रहा है तो क्या होगा, इसका छाया बनेगा, इसका शैडो बनेगा नीचे। तो शैडो कितना बड़ा बनेगा, कैसे बनेगा, तो शैडो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से लाइन खींचेंगे ना यहाँ, तो यहाँ पे इतना बड़ा शैडो बनेगा इसका। ठीक है ना, जैसे देखिए यहाँ पे इसका शैडो बना, अगर इस परपेंडिकुलर लाइट आएगा तो ये जो शैडो बनेगा ना यहाँ पे, मैंने इसका जो छाया बनेगा, तो ये जो शैडो का लेंथ जो हुआ, दैट विल बी कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। अगर नीचे वाले को वेक्टर ए माने, ऊपर वाले को वेक्टर बी माने, तो यहाँ जो छाया इसका बनेगा नीचे, यहाँ बेस पे, बेस लाइन पे, तो क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। फिर देखिए सिमिलरली इमेजिन कीजिए, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, और इमेजिन की इधर से लाइट जा रहा है, तो इधर से लाइट जाएगा तो क्या होगा, इसका छाया इस पर बनेगा, और इसको बेस लाइन मान लेते हैं, वेक्टर बी को हमने बेस लाइन माना, और यहाँ से अगर लाइट जाएगा तो क्या होगा, इसका छाया यहाँ पे बनेगा। तो इसका छाया जो यहाँ पे बनेगा, क्या कैसे छाया बनेगा, देखिए यहाँ से परपेंडिकुलर खींचेंगे, तो इस यहाँ वेक्टर ए का जो छाया बनेगा वो इतना बड़ा होगा लगभग, है ना। तो वेक्टर बी का जो यहाँ जो छाया बनेगा, वेक्टर ए का जो बी पे छाया बनेगा, दैट विल बी कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, तो यहाँ कैसे समझ सकते हैं, समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ एक मिनट, हाँ, यहाँ कैसे समझेंगे, देखिए वेक्टर बी है, यहाँ वेक्टर ए है, तो इसको अगर नाम अगर मैं एम दे देता हूँ, देखिए ओ एम, तो ओ एम को देखिए यहाँ मैं ऐसा करता हूँ ना, इसको मैं थोड़ा मोटा कर दे रहा हूँ, समझिएगा ध्यान से। तो इसको ओ एम को बोलेंगे कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, ओ एम को ध्यान दीजिएगा, जो छाया मैंने भी जो समझाया था। फिर उसी तरह से यहाँ से भी इसमें परपेंडिकुलर डालते हैं, देखिए ऐसे परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ पे यहाँ नाम देते हैं, मान लिया एन, है ना। तो देखिए यहाँ भी थोड़ा हम मोटा कर दे रहे हैं समझने के लिए, सुविधा के लिए। तो ये क्या होगा मालूम है, ये हो जाएगा, ओ एन को बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ओ एन को बोलेंगे क्या, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। ठीक है, अब यहाँ थोड़ा सा यहाँ ऐसा देखते हैं, थोड़ा समझिएगा यहाँ क्या क्या मैंने किया। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं कि यहाँ यही लिख देते हैं कि पी एन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन, पी एन इज ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन ओ क्यू। ठीक है, और क्या है, ओ एम नहीं क्यू एम, क्यू एम इज ड्रॉन परपेंडिकुलर ऑन ओ पी, यहाँ परपेंडिकुलर डाल दिए। अब यहाँ थोड़ा देखते हैं, देखिए इस ट्रेंगल में निकालते हैं, थोड़ा समझना है, जैसे कॉस था ना, तो ऐसा लिखते हैं इन ट्रेंगल ओ क्यू एम, देखिए ओ क्यू एम, ओ क्यू एम में कॉस थीटा निकालेंगे तो क्या होगा, कॉस थीटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि कॉस थीटा हमने
फार्मूला में देखिए यहाँ यूज किया है। तो cos थीटा अगर निकालेंगे तो क्या होगा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा ना इसमें ट्रायंगल OQM में। तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज मतलब हो जाएगा, देखिए ऐसे लिखते हैं समझिएगा, OM बाई OQ। तो OM बाई OQ जो है ना वेक्टर B रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हम इसका वैल्यू केवल ले रहे हैं, तो यहाँ हम केवल B लिखेंगे, मैंने B पे वेक्टर साइन नहीं देंगे। एक विशेष बात समझिएगा, कहीं जैसे वेक्टर A लिखा हुआ है और A लिखा हुआ है, सिंपल A है, इस पर वेक्टर साइन नहीं दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि A केवल मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। A मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर रहा है। आगे हम लोग पहले भी मैंने बताया था, एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि देखिए वेक्टर A जो है ना इसको ऐसे लिखा जाता है एक्चुअली, A इंटू लिखते हैं इसको A कैप। इसका मतलब कि A जो है ना वेक्टर A इक्वल टू A इंटू A कैप है, तो A इंडिकेट कर रहा है ओनली मैग्नीट्यूड और A कैप इंडिकेट कर रहा है ओनली डायरेक्शन। ए कैप दे देने से मतलब A यूनिट वेक्टर हो गया, ठीक है। उसी तरह से कहीं अगर ऐसे लिखा रहेगा वेक्टर B इक्वल टू, तो ऐसे लिखेंगे B इंटू B कैप, मतलब B इंडिकेट्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B एंड B कैप इंडिकेट्स ओनली डायरेक्शन, दैट इज यूनिट वेक्टर, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 1 है, केवल डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, ये भी केवल डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है ना। और देखिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मिल गया तो बन गया वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिल गया तो बन गया वेक्टर क्वांटिटी। तो थोड़ा इस तरह से एकदम क्लैरिटी के साथ में समझ में आना चाहिए। वियर्ड फिजिक्स क्लास जो चलता है इसका एक मूल उद्देश्य यही है, कहीं लिखा हुआ भी आपको मिलेगा कि मूविंग फ्रॉम कन्फ्यूजन टू क्लैरिटी, माने कन्फ्यूजन जो थोड़ा बड़ा जो कुछ भी है उससे हम क्लैरिटी की तरफ मूव करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इट विल बी OM इक्वल टू B cos थीटा। तो OM इक्वल टू B cos थीटा क्या होगा, तो B cos थीटा को क्या बोलते हैं, इसको लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, प्रोजेक्शन ऑफ B cos थीटा है ना, OM कहाँ है, OM प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, ठीक है। अच्छा फिर उसी तरह से देखिए यहाँ ऐसे लिखेंगे इन ट्रायंगल, इस किस में हमने लिया था, OQM में, अब ले रहे हैं OPM। तो OPM में लेंगे तो देखिए यहाँ भी cos थीटा लेते हैं, मैंने इसको दो तरीका से हम लोग कैसे बनाएंगे मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। तो cos थीटा अगर लेंगे, OPM कहाँ है जी, देखिए OPN है, सॉरी OPN। तो इसमें भी क्या होगा, cos थीटा लेंगे तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा, तो यहाँ होगा ON बाई OP, इसको लिखेंगे ON बाई OP को लिखेंगे A। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो यहाँ हो जाएगा ON इक्वल टू हो जाएगा A cos थीटा, ठीक है। अच्छा A cos थीटा जो आया ना ON, हाँ ठीक है ON, तो इसको बोलेंगे, देखिए इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। इसको बोलेंगे क्या, जो अभी मैंने समझाया वही मैं लिखा रहा हूँ यहाँ पे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या है, इसको कैसे लिखते हैं यहाँ, इसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए थोड़ा समझिएगा ध्यान से। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं, यहाँ लिख रहा हूँ कि अब इसको ऐसे समझेंगे कि अगर, तब यहाँ लिखेंगे देयरफॉर, अगर ऐसे लिखा रहेगा कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B मतलब क्या हुआ, AB cos थीटा। तो इसको ऐसे लिखेंगे A और B cos थीटा को एक साथ हमने कर दिया, है ना। तो A हो जाएगा क्या, तो A बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A इनटू, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। देखिए यहाँ पे जो है B cos थीटा, देखिए इसमें मतलब A इंटू B cos थीटा, देखिए B cos थीटा कहाँ आया है, देखिए B cos थीटा OM है ना, तो यहाँ हो जाएगा OP इंटू OM, है ना। देखिए यहाँ हो A हो जाएगा OP, मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं OP इंटू OM। OP हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, OP हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A और OM हो गया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A, वही मैंने लिखा है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर B ऑन वेक्टर A। उसी तरह से इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, जैसे देखिए A डॉट B है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं B इंटू A cos थीटा, एक साथ कर देंगे B इंटू A cos थीटा। तो B इंटू A cos थीटा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B और फिर क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन वेक्टर B। तो बोलने का मतलब क्या हुआ, अब सिंपली देखिए थोड़ा सा इसको ऐसे समझा देते हैं कि जैसे अगर मान लीजिए बेस लाइन है, ये वेक्टर है, तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B करने का मतलब हुआ कि वेक्टर A का मैग्नीट्यूड और
प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, या ऐसे करेंगे कि ऐसा बोलेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई किसे करेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, मैंने बी का मैग्नीट्यूड और इसका इस पे प्रोजेक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, एक ही बात है। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो अभी हमने बताया था थोड़ी देर पहले कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या है और उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज क्या है। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी इसका ये है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स follows कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए ए डॉट बी जितना आएगा बी डॉट ए भी उतना ही आएगा, उतना ही आएगा, है ना। इसको लिखेंगे दैट इज ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, मतलब 3 × 4 12 आएगा, 4 × 3 भी 12 ही आएगा, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि कैसे फॉलो करता है। तो देखिए इसको ऐसे समझते हैं, थोड़ा समझिएगा ध्यान से बढ़िया से। जैसे हम डायग्राम बनाते हैं, जो अभी हमने बनाया था थोड़ी देर पहले, सेम डायग्राम फिर हम लोग बना रहे हैं। ये मान लिया देखिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहाँ भी देखिए वेक्टर ए है और यहाँ वेक्टर बी है। दोनों को अलग अलग तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं। अलग अलग तरीके बोलने का मतलब ऐसा है कि जैसे जब हम बोलेंगे ना वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, तो दैट विल बी कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो थीटा जो है ना ये पॉजिटिव हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दोनों पॉजिटिव हो, मैंने एंगल पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे देखिए इस तरह लिखेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस प्लस थीटा। प्लस थीटा जानबूझ के ऐसा लिखे हैं, प्लस थीटा मतलब थीटा ही हुआ, पॉजिटिव ही हुआ। तो क्या हुआ, ए सिंपली आपको आया कॉस थीटा ही आया, ठीक है ना। लेकिन यहाँ देखिए ऐसा है बी डॉट ए है, वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए बोलेंगे ना तो ए हो जाएगा ए एंटी क्लॉकवाइज था, ए हो जाएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो एंगल क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसको बोलेंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन है सी डब्ल्यू, ये है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ए सी डब्ल्यू, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ एंगल नेगेटिव होगा तो ऐसे बोलेंगे, यहाँ देखिए बी डॉट ए इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू ए इंटू कॉस माइनस थीटा, बी इंटू ए इंटू कॉस माइनस थीटा, ठीक है ना। तो देखिए क्या है ना, कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है, आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ा होगा या मैं बता दूंगा यहाँ पे कभी। तो इसको बी ए को ए भी लिख सकते हैं, तो नंबर जैसा है ना। ये जो बी ए जो है क्या है, मैग्नीट्यूड है ना केवल, तो नंबर जैसा है, तो ए बी को बी ए या बी ए भी लिख सकते हैं इसको। अच्छा, कॉस माइनस थीटा भी कॉस थीटा ही होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी ए बी कॉस थीटा आया और वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी ए बी कॉस थीटा आया। तो इसका मतलब क्या हुआ, या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मल्टीप्लाई करें या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करें, इसका मतलब क्या है, दोनों में ही ये जो है सेम रिजल्ट जो है प्रोड्यूस करता है, सेम रिजल्ट शो करता है। दैट्स वाई यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे हेंस क्या होगा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, ठीक है ना। मैंने दोनों क्या होगा, इक्वल हो गया, मतलब इसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्लॉकवाइज रहे या एंटी क्लॉकवाइज रहे, दोनों में ही सेम रिजल्ट शो करता है, ठीक है। दैट्स वाई हमने कहा यहाँ पर कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए, इस बात मैं बता रहा हूँ, या एक साथ लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ऐसा है, नंबर 2, इसका नोट्स भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स एकदम सुंदर सा बढ़िया से लिखा हुआ, इसका नोट्स भी मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर तो आपके पास है ही, हो ही रहा है, वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब में सारे वीडियो नहीं हमने डाला है, ठीक है, ना डालते हैं, ठीक है। बहुत सारा आपको लाइव क्लास में ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो नंबर 2 में देखिए यहाँ इसका
नंबर 2 इसका प्रॉपर्टीज है, ऐसा है कि अगर क्या होगा कि देखिए अगर दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री रहेगा, मैंने दोनों वेक्टर जो है ना, यहाँ पर अभी हमने थीटा कुछ दिखाया है, कुछ एंगल है, तो क्या होगा जब दोनों वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो इसको डायग्राम ऐसे बना सकते हैं क्या, देखिए तो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे वेक्टर ए हो गया और इसी डायरेक्शन में ये मान ली वेक्टर ए है और इसी डायरेक्शन में दिखा दे रहे वेक्टर बी, ये मान ली वेक्टर ए है और वेक्टर बी भी उसी पे है, ओवरलैप कर गया है, मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया है। तो थीटा देखिए 0 डिग्री होने से cos 0 डिग्री तो 1 होता है, तो यहाँ ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी इंटू कॉस 0 डिग्री, मतलब ये हो जाएगा कितना, यहाँ लिखेंगे ए बी इंटू 1, कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो यहाँ ए बी ही होगा, तो ये आएगा मैक्सिमम आएगा, है ना। अब देखिए क्या है ना कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वर्क डन में भी वही होता है, वर्क डन भी है वो भी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स है। देखिए यहाँ मैं नोट्स में लिख देता हूँ, जैसे वर्क डन का फार्मूला ऐसा होता है एफ एस कॉस थीटा, है ना। तो अगर थीटा यहाँ 0 डिग्री अगर हो जाए, ठीक है, थीटा अगर 0 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब कोई बॉडी अगर मान ली किसी सरफेस पे रखा हुआ है और अगर हम इधर फोर्स लगा रहे हैं, इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ ऐसे रखा हुआ है और हम ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स जिधर लगा रहे हैं बॉडी मूव भी उधर ही कर रहा है, मतलब जिधर हमने फोर्स लगाया डिस्प्लेसमेंट भी उधर ही हुआ, तो दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो 0 डिग्री जब होगा तो क्या होगा, cos 0 डिग्री 1 होगा, तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ ऐसा लिखेंगे कि देखिए 4, इसको यहाँ लिख देते हैं ऐसे कि देखिए 4 0 डिग्री, अगर 0 डिग्री रहेगा तो क्या होगा, तो 4 0 डिग्री cos 0 डिग्री 1 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ वर्डन जो हो जाएगा ना, वर्डन, तो यहाँ लिखेंगे एफ इंटू एस इंटू 1, मतलब एफ एस हो जाएगा, तो हो जाएगा मैक्सिमम, मैंने मैक्सिमम वर्डन होगा। बोलने का मतलब मैं यही समझा रहा था कि जैसे जिस तरह से डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स फॉलो करते हैं ना, जो रूल फॉलो करता है वर्डन में भी यही रूल फॉलो करता है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वर्डन जो है ना इट फॉलोज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए वही चीज़ है, सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है। चलिए नंबर 3 में हम लोग देखते हैं कि क्या होगा अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए। अच्छा क्या होगा अगर वर्डन में क्या होता है कि जैसे फोर्स जिधर लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट जिधर हो रहा है दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जैसे मान ली मैं माथे पे कुछ लोड लिया हुआ हूँ, है ना, तो मैंने माथे पे अगर कुछ भी अगर रखा हुआ है तो उसका वेट जो होगा वर्टिकली डाउनवर्ड काम करेगा, है ना। वेट मतलब क्या, एम जी, एम इंटू जी, वही एफ हो जाएगा। एफ इक्वल टू एम ए लिखते हैं कि एम ए के बदले में एम जी लिख देंगे, ठीक है। तो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड, वो भी फोर्स है। अब अगर हम माथे पे बोझ लेकर के इस तरह से जा रहे हैं तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा इधर और फोर्स लग रहा है नीचे, दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। तो अगर पूछा जाए कि व्हाट विल बी द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस तरह से लग रहा है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड, और डिस्प्लेसमेंट माथे पे मतलब जो मैं लेके जा रहा हूँ तो ये सीधे जा रहा हूँ इस तरह से, तो दोनों के बीच का एंगल चूँकि 90 डिग्री है, तो अगर ये बोला जाएगा कि व्हाट इज़ द वर्क डन ऑन द बॉडी बाय द अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, तो इट विल बी 0, ठीक है ना। मैंने आदमी ने वर्डन किया, आदमी कितना वर्डन किया वो तो होगा ही, मतलब अगर पूछे कि अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द वर्डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तब ये 0 होगा, ध्यान दीजिएगा। लेकिन आदमी ने कितना उस पर वर्क डन किया तो वो जितना उसका वेट है ना, और जितना उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वर्डन हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए क्या होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, ठीक है। तो यहाँ डायग्राम इसका कैसे बनेगा, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ क्या होता है ना कि यहाँ पर cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री 0 होता है। तो यहाँ कितना वर्डन होगा, तो यहाँ वर्डन नहीं, यहाँ पर a डॉट बी का वैल्यू कितना होगा, तो a डॉट बी इक्वल टू होगा ए बी इंटू 0, मतलब 0। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हों तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होगा, इट विल बी 0, ठीक है ना। अच्छा फोर्थ में लिखते हैं कुछ इस तरह से कि अगर दोनों के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री अगर रहेगा तो क्या होगा, तो क्या होता है cos 180 डिग्री होता है -1, है ना। तो -1 हो जाएगा 180 डिग्री में। डायग्राम कैसे बनेगा, तो वेक्टर ए इधर हो जाएगा, वेक्टर बी इधर हो जाएगा, है ना। तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। देखिए जैसे मान ली वेक्टर ए ऐसे है तो वेक्टर बी ऐसे इधर, यहाँ O हो गया
तो यहाँ वेक्टर ए हो गया वेक्टर बी, और यहाँ हो जाएगा एंगल कितना 180 डिग्री। तो यहाँ वही होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी यहाँ -1 लिख देते हैं, ए बी इंटू -1, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ए बी होगा, मतलब नेगेटिव यहाँ पर माइनस इंटू ए बी, ठीक है, माइनस ए बी। वर्डन में भी कुछ उसी तरह से होगा कि जैसे अगर मान लिया किसी बॉडी पे हमने फोर्स लगाया तो क्या होता है ना कि जैसे इसको ऐसे समझिए, ठीक, देखिए जैसे मान लिया अगर किसी सरफेस पे ऐसे रखा हुआ है, कोई बॉडी रखा हुआ है और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं, तो फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स बॉडी इधर जा जरूर रहा है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो होगा ना, जो ये बॉडी और जो सरफेस पे जहाँ रखा गया है दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन हो गया इधर, हो गया बैकवर्ड, और हम फोर्स लगा रहे हैं उधर बाहर की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा। तो उस केस में फ्रिक्शन के द्वारा जो वर्डन होगा उस बॉडी पे दैट विल बी नेगेटिव होगा, है ना। देखिए फिफ्थ प्रॉपर्टी में थोड़ा समझिएगा ध्यान से इसको, है ना। हमने पहले बताया था यूनिट वेक्टर्स, तो यूनिट वेक्टर मैंने क्या बताया था, देखिए एक बार फिर से मैं इसका डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ। कुछ इस तरह से देखिए, ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए क्या है ना, ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा इसको समझिएगा बढ़िया से, तब मज़ा आएगा पढ़ने में और आपको रटना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ना, ये जो हमने दिखाया यहाँ पे, ये तीनों जो है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है ना। जैसे यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ इस रूम में, तो कॉर्नर है, तो कॉर्नर से इधर मान लेते हैं नीचे नीचे एक्स एक्सिस हो गया, इधर वाई एक्सिस हो गया, ऊपर में हो गया जेड एक्सिस। इसको ऐसे मान लेते हैं, मान लिया यहाँ हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, ऊपर में हो गया जेड एक्सिस। तो एक्स वाई प्लेन हो गया नीचे, है ना, नीचे जो प्लेन है जिस पे मैं खड़ा हूँ या जहाँ आप बैठ के क्लास ले रहे हैं, क्लास आप ले रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ आप भी एक्स वाई प्लेन पे बैठे हुए हैं, फर्श पे बैठे हुए हैं, कोई चेयर लगा के बैठे हुए हैं। तो नीचे एक्स वाई प्लेन हो गया, मैंने एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, ऊपर में हो गया जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हमने पहले पढ़ा है यूनिट वेक्टर, जो पहले पिछले क्लासेज में मैंने बताया भी है। तो ये हो गया यहाँ आई कैप। अब देखिए यहाँ वाई एक्सिस के डायरेक्शन में ये हो गया जे कैप, ठीक है, और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जेड इसमें हो गया के कैप, आई कैप, जे कैप और के कैप। और क्या है, सभी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ना। और एक विशेष बात और जानिएगा कि आई कैप का मैग्नीट्यूड इक्वल टू जे कैप का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू के कैप का मैग्नीट्यूड। ये तीनों यूनिट वेक्टर्स है, तो सभी का मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 होगा, है ना। इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है, इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। यहाँ ध्यान देना है, आपको याद रखना है कि आई कैप का डायरेक्शन होता है एक्स एक्सिस में, वेक्टर जे कैप जो है इसका डायरेक्शन होता है वाई एक्सिस में, ये यूनिट वेक्टर के है, के कैप, इसका डायरेक्शन होता है जेड एक्सिस में। तो यहाँ पांचवा जो है रूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। देखिए डबल स्टार यहाँ लगा दे रहे हैं। तो यहाँ पांचवा रूल क्या है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा अभी हम लोग बनाते हैं, दो यूनिट वेक्टर्स का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, थोड़ा समझते हैं। तो देखिए अभी हमने पहले पढ़ा, ये देखिए अभी क्या हमने पढ़ा कि, एक मिनट, अभी हमने पढ़ा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये क्या होता है, ये होता है ए बी कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ ऐसा करते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप निकालते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये जो यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं दिया हुआ है, यहाँ वेक्टर साइन नहीं दिया हुआ है, मतलब ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ये वाला है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ देखिए आई कैप है, आई कैप वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 जो भी मैंने बताया, फिर इसका मैग्नीट्यूड 1, आई कैप मैग्नीट्यूड 1। अच्छा, आई के साथ आई कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, यूनिट वेक्टर आई के साथ आई के साथ आई कितना एंगल बना रहा है, तो 0 डिग्री। तो यहाँ कितना हो जाएगा कॉस 0 डिग्री, तो क्या हुआ 1 इंटू 1 इंटू 0, कॉस 0 डिग्री भी 1, तो कितना होगा, तीनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू सेम यूनिट वेक्टर्स
सेम यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल टू 1। मतलब यहाँ क्या हुआ कि सेम यूनिट वेक्टर्स अगर रहेंगे, जैसे i डॉट आई 1 होगा, j डॉट जे 1 होगा, k डॉट के 1 होगा, यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि सिमिलरली वेक्टर j डॉट वेक्टर j इक्वल टू 1। कैसे 1 हुआ? उसी तरह से 1 इंटू 1 इंटू कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होता है तो 1 होगा। उसी तरह से वेक्टर k डॉट वेक्टर k, मैंने यूनिट वेक्टर ऑफ k डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ k डॉट, दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे, सेम है तो क्या होगा? ये भी 1 होगा। चलिए छठा रूल में यहाँ ऐसा देखते हैं, क्या होगा अगर दोनों यूनिट वेक्टर्स एक दूसरे से डिफरेंट हो, अलग अलग हो, है ना? तो इसको ऐसे लिखेंगे कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल टू, ये क्या होगा अभी हम लोग पहले बना लेते हैं, इसके बाद यहाँ लिखेंगे, ठीक है? तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, ऐसा लिखते हैं। देखिए जैसे फार्मूला यही यूज होगा, जैसे यहाँ पर सिंस ऐसे लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, तो ए बी कॉस थीटा है, तो यहाँ लिखेंगे। इसीलिए देखिए ऐसा करते हैं, आई डॉट जे करते हैं, वेक्टर यूनिट वेक्टर आई डॉट यूनिट वेक्टर जे, दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं आई और जे का। आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का भी मैग्नीट्यूड 1 अभी हमने देखा, और दोनों के बीच के एंगल कितना डिग्री होगा? आई डॉट जे। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था ना कि वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के, तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, आपस में एक दूसरे के बीच का एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो यहाँ लिखेंगे कितना? कॉस 90 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 इंटू कॉस 90 डिग्री 0 होता है, इसका मतलब 0। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों यूनिट वेक्टर अगर अलग अलग रहेंगे और उनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो कितना होगा? तो 0 होगा। इसलिए यहाँ ऐसा लिखेंगे कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट यूनिट वेक्टर्स इज इक्वल टू 0। यहाँ लिखेंगे सिमिलरली जे डॉट के अगर निकालते हैं, जे डॉट के, तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी कॉस 90 डिग्री 0, यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड तो 1 1 होगा। फिर उसी तरह से के डॉट आई डॉट के लिखिए या के डॉट आई लिखिए 0, जे डॉट के लिखिए या के डॉट जे लिखिए तो भी 0, ठीक है? क्योंकि पहले ही हमने पढ़ा कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है ना? द सेवेंथ प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज, ऐसा लिखते हैं। देखिए यहाँ ऐसा लिख सकते हैं कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना? डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर के टर्म में अगर दो वेक्टर्स अगर हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? देखिए तो ऐसा करते हैं, इसको समझिएगा। लेट वेक्टर ए इक्वल टू मान लेते हैं a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर बी मान लेते हैं b1i प्लस b2j प्लस b3k, ठीक है ना? वेक्टर ए इस तरह से है, वेक्टर बी इस तरह से है। अच्छा यहाँ एक विशेष बात ऐसे समझिएगा, प्रैक्टिकली एक्चुअली ऐसा होता है, वेक्टर ए इक्वल टू मान लिया 2i प्लस 3j माइनस 5k, वेक्टर बी हो गया मान लिया 5i प्लस 2j माइनस 8k, इसमें इसी तरह से कुछ रहेगा, है ना? ये हमने एक जनरल फार्मूला बनाने के लिए यहाँ हमने दिया है, ठीक है? तो देखिए अभी तब यहाँ क्या होगा, देखिए तो देयरफॉर ऐसे लिखते हैं, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए ए कितना है, तो ये हो गया देखिए a1i a2j a3k डॉट b1i b2j b3k, ठीक है ना? अब देखिए कैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी आई जे के अभी यूनिट वेक्टर के बीच का जो मल्टीप्लिकेशन था डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स का, मैंने जब दोनों वेक्टर यूनिट वेक्टर्स रहेंगे तो क्या होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि आई डॉट आई 1 होगा, जे डॉट जे 1 होगा, के डॉट के 1 होगा, और डिफरेंट जब रहेगा तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। जैसे आई डॉट जे 0 हो जाएगा, जे डॉट के 0 हो जाएगा, के डॉट आई 0 हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि सेम वाला रहेगा और डिफरेंट वाला 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा आएगा, देखिए जैसे आई डॉट आई वाला, जैसे a1 b1 आई डॉट आई,
ये बच जाएगा, तो ऐसे होगा A1 B1, लेकिन ऐसे होगा देखिए A1 B2 I डॉट जे, देखिए A1 I है और यहाँ देखिए B2 J है ना, तो I डॉट जे 0 हो जाएगा, I डॉट K 0 हो जाएगा, मैंने अलग अलग रहेगा यूनिट वेक्टर में तो 0 हो जाएगा, उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो, और सेम सेम रहेगा तो 1 होगा, तो A1 B1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा। तो इसका मतलब फाइनली ये ऐसा हो जाएगा A1 B1 A2 B2 और यहाँ हो जाएगा A3 B3, है ना, इतना ही होगा, बाकी सब जितने सारे टर्म्स होंगे सब क्या होगा, सब 0 हो जाएगा। तो ये हुआ, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए क्या है, इससे रिलेटेड जो है ना एक बहुत अच्छा एक न्यूमेरिकल है जो लगभग हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। मैं देखिए बता रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा है, क्वेश्चन दे रहे हैं सबसे अच्छा, इसका यूज होगा, डॉट प्रोडक्ट का यूज, है ना। तो एक क्वेश्चन ही यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले, क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं। क्वेश्चन ऐसा है देखिए कि इफ़, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू मान लिया है 2i माइनस 3j प्लस 4k, ठीक है, और वेक्टर बी इक्वल टू है मान लिया देखिए माइनस 3i प्लस 4j और प्लस 5k, कुछ भी हो सकता है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ निकालना क्या है, निकालना ये है कि फाइंड, ये यहाँ पता करना है, फाइंड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है, एंड ये निकालना है कि एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मैंने दोनों वेक्टर का ये सब दिया हुआ है, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, और दूसरा चीज़ है कि दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। तो देखिए ऐसे करते हैं, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट निकालना है ना, तो ऐसे करेंगे कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू, वेक्टर ए कितना है 2i माइनस 3j प्लस 4k, देखिए 2i माइनस 3j प्लस 4k डॉट वेक्टर बी कितना है, तो माइनस 3i, ये है देखिए माइनस 3i प्लस 4j प्लस 5k, है ना, यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए वेक्टर ए का वैल्यू रख दिया मैंने, वेक्टर बी का वैल्यू रख दिया, ठीक है। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फिर वही चीज़ होगा, यहाँ जो भी मैंने यहाँ जो यूज किया वही सेम फार्मूला, है ना, सेम कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड हियर, ठीक है। तो यहाँ भी आई डॉट आई वाला रहेगा, जे डॉट जे वाला रहेगा, के डॉट के वाला रहेगा, बाकी सब 0 हो जाएगा। तो देखिए ऐसा करेंगे, 2 3 जो 6 हो जाएगा, तो यहाँ माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस साइन है इसीलिए, यहाँ हो जाएगा माइनस 3 4 जो 12, ठीक है ना, और 4 5 जो 20। तो देखिए इसमें क्या हुआ, यहाँ डायरेक्शन था, आई जे क्या था, ये सब डायरेक्शन ही बता रहा है ना, वेक्टर ए में डायरेक्शन है, वेक्टर बी में डायरेक्शन है, और मैंने क्या बोला था कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जो आएगा वो केवल मैग्नीट्यूड देगा, मैंने केवल वैल्यू देगा, उसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा। तो देखिए यहाँ ऐसा आ गया ना कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने जब मल्टीप्लाई किया, डॉट प्रोडक्ट किया, तो केवल वैल्यू इसका आ गया, देखिए माइनस 18 प्लस 20, मतलब ये हो जाएगा 2 आया, मतलब ये केवल मैग्नीट्यूड इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन नहीं है, है ना, इसलिए तो इसका नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। मतलब 2 वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा उसमें डायरेक्शन नहीं रहेगा, दैट विल ऑल्सो रिप्रेजेंट अ स्केलर क्वांटिटी एंड दैट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। चलिए हो गया, ठीक है। अब इसके बीच का एंगल निकालना है, तो एंगल कैसे निकालेंगे, तो देखिए ऐसा करते हैं ना, वेक्टर ए जो दिया हुआ था पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं। देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ऐसा देंगे, मोड़ देंगे यहाँ पे, तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए एक ही बात है। तो मैग्नीट्यूड कैसे होगा, तो ये हो जाएगा देखिए आपका, पहले भी मैंने बताया था 2a² माइनस 3a² एंड प्लस 4a², तो ये हो जाएगा कितना 4 9 16, इस तीनों को ऐड कर देंगे तो 16 9 25 4 29, मैंने √29। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब बी ए कितना हो जाएगा, ये भी उसी तरह से होगा, -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 प्लस 25, तो देखिए 16 9 25 25 50 हो जाएगा, √50 हो जाएगा ना, तो √50 हो जाएगा ना, तो ये इसको कैसे लिखेंगे, 25 दूनी 50 होगा, है ना, 25 2 जा 50, तो 25 का हो जाएगा 5 निकलेगा, तो मैंने 5√2 निकलेगा, ठीक है। अब देखिए ऐसा समझिएगा, देखिए सिंस हमने अभी देखा कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या है, तो ए बी कॉस थीटा,
मैग्नीट्यूड क्यों निकालें, देखिए क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड का ज़रूरत है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो ए है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, और थीटा यही तो हमको निकालना है ना। कॉस थीटा में से कॉस थीटा में से थीटा हमको निकालना है। कैसे निकलेगा, तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से कॉस थीटा निकालेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई ए बी, तो यहाँ देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 2 आया है, ए का मैग्नीट्यूड हो गया √29 और बी का मैग्नीट्यूड हो गया बी का मैग्नीट्यूड है 5√2। ए मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 2 बाई, देखिए ये 5 हो गया और √29 √2, इसको लिखेंगे √58, है ना। तो यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, cos इनवर्स 2 बाई 5 √58। तो जो भी वैल्यू आएगा वो कोई एंगल आएगा, मतलब कुछ भी एंगल आएगा। तो मैंने क्या बोला था कि जैसे वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर है तो दोनों का कुछ भी, दोनों के बीच का कुछ तो झुकाव होगा ना, कुछ भी एंगल होगा ना। तो एंगल कितना होगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल यही हो जाएगा, और ये दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट हुआ वो इतना आ गया, ठीक है ना। तो हमने पूरा डिटेल से इसको बढ़िया समझाया है, एक एक लाइन एक एक पॉइंट को अच्छा से। ये सब ठीक रहेगा, बेसिक मतलब बेसिक्स मजबूत रहेगा, फंडामेंटल आपका मजबूत रहेगा, तो आगे भी आपका अच्छा रहेगा, ठीक है। इसलिए आज का क्लास मैंने जो कुछ भी बताया उसको फिर से घर में रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। फिर भी अगर कहीं पर कुछ भी दिक्कत हो तो हम तैयार हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।